सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी की इंटरनेशनल मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। दोस्तों, इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच बहुत चीज़ें चल रही हैं और पल पल की जानकारियां रात को भी मैं आपको दे रहा हूं। इस वजह से आपको आज ये दिन में जो रिपोर्ट दे रहा हूं मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल एक ही रिपोर्ट के अंदर दे रहा हूं, ताकि आपका समय बचे और हमारा दिमाग पूरी तरह से इजराइल और फ़िलिस्तीन पर टिका रहे और हम पल पल की जानकारियां उसको कम से कम टाइम से रिपोर्ट करते रहें। दोस्तों, अमेरिका के लिए एक नया डर और बड़ा डर बन चुका है ईरान ने जब से सऊदी अरब से दोस्ती की है और जैसे ही अरब दूसरे देशों ने ईरान को कबूल करना शुरू किया है, सबसे बड़ा डर ईरान बन गया है अमेरिका और इजराइल का। अब आपको बता दूं कि कितना बड़ा डर बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने कह दिया है कि गल्फ़ में हमारे ट्रेड के लिए बड़ा ख़तरा ईरान बन चुका है। तो ईरान की सेना के ख़िलाफ़, ईरान के ख़िलाफ़ हम गल्फ़ के इलाकों में, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती करेंगे और अपनी फ़ौज भेजेंगे। अब कहा यह जा रहा है कि इजराइल जिस तरह से उतावला था ईरान से भिड़ने के लिए, अब वैसा ही उतावला अमेरिका हो रहा है, क्योंकि ईरान की तेज़ी से कामयाबी और दुनिया में दबदबा, तमाम पाबंदियों के बावजूद ईरान का बड़ा नाम अमेरिका को चुभ रहा है। ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में मैंने आपको कल ही बताया था। लीजिए, ताज़ा तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की है। दोनों ने बहुत हंसते खेलते हुए एक कामयाब मीटिंग की है, जिसमें नए नए डील्स हुई हैं। अब दोनों देश एक दूसरे के साथ जल्द बिजनेस यानी ट्रेड शुरू करने वाले हैं। और ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर ने इसके बाद बयान देते हुए कहा है कि सऊदी अरब और ईरान के ट्रेड से दोनों को ही बड़ा फ़ायदा है। उधर अमेरिका के पेट में दर्द इसलिए और बढ़ने वाला है कि अब ईरान अगले हफ्ते या अगले से अगले यानी दूसरे हफ्ते के आखिर तक एक नई ज़फ़र सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करने वाला है। अगर हम अपने सूत्रों की बात करें तो जानकारी यह है कि ईरान ने यह ज़फ़र सैटेलाइट चीन की मदद से बनाई है। उधर अमेरिका के दिमाग में भी जो दर्द उठ रहा है उसकी वजह आपको मैं बता देता हूं। ईरान, रशिया और चाइना ऐसे मिल गए हैं जैसे तीन पुराने बिछड़े हुए दोस्त। इन तीनों देशों ने मिलकर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर मीटिंग की है, जिसमें तीनों देश ने अपने तीनों साथियों की सिक्योरिटी, मिलिट्री सपोर्ट, बिजनेस, ट्रेड, एक दूसरे पर भरोसा करना और इन तीनों के जो दुश्मन हैं उनके खिलाफ एक होने की नीति, इस तमाम चीज़ों पर इन्होंने बात की है। तस्वीर में आप देख ही रहे हैं कि ईरान के जो ऑफिशियल्स हैं उन ईरानी मिनिस्टर के साथ साथ रशियन कमांडर, ईरानी कमांडर, चाइनीज़ ऑफिशियल तमाम मौजूद थे। ईरान के सैनिक प्रमुख, चीन के सैनिक प्रमुख और रूस के सैनिक प्रमुख, यानी हाई लेवल की ये मीटिंग की गई थी। जैसे अमेरिका कई देशों के साथ मिलकर अलग अलग ग्रुप बनाता है, ऐसा ही एक पहला ग्रुप बन चुका है जो अमेरिका और इजराइल के लिए एक बड़ा सरदर्द पहले ही बन चुका है। जासूसी के इल्ज़ाम में ईरान ने 2 फ्रांस के नागरिकों को कैद किया हुआ था। अब उन दोनों को रिहा कर दिया। रिहा करने के बाद ईरान ने कहा कि हमने अपनी गुडविल दिखाते हुए इन दोनों को रिहा किया है, जिसके बाद फ्रांस की फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि इसके अलावा हमारे और भी नागरिक ईरान की कैद में हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी आज़ाद करवा लें। दोस्तों, वेस्ट और यूरोप के देश अमेरिका पर प्रेशर बना रहे हैं कि भैया ये ईरान के पास जो यूरेनियम बढ़ रहा है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे सर पर भारी पड़ जाए और ईरान न्यूक्लियर वेपन बना ले, लिहाजा आप उनसे बात कीजिए। तो अब अमेरिका प्लानिंग कर रहा है कि ईरान से किस तरह से बात की जाए। उधर यूएई के प्रेसिडेंट पहुंचे हुए हैं पेरिस यानी फ्रांस। वहां उन्होंने
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात करी है। कहा जा रहा है कि अब यूएई और फ्रांस के बीच कई तरह की डील हुई है, जिसमें कल्चरल, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, स्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी, इसके अलावा कई सारी चीज़ों में दोनों देश के बीच डील हुई है। उधर सऊदी अरब के डिप्लोमेट ने जो बात कही है वो भी सिरदर्द इजराइल और अमेरिका के लिए है। सऊदी अरब के डिप्लोमेट ने कहा है कि हमने यमन से खुद बात की है और यमन काफ़ी सीरियस है इस जंग को ख़त्म करने के लिए जो हमसे सऊदी अरब और यमन के बीच पिछले 8 साल से चल रही है। और तो और ये जंग काफ़ी जल्द ख़त्म हो जाएगी। अब आप समझ सकते हैं जब यमन में जंग ख़त्म हो जाएगी तो अमेरिका, इजराइल, उन तमाम विदेशी सेनाओं को बाहर निकलना पड़ेगा और जब यमन को छोड़ेंगे तो यमन की सरजमीन पे जो तेल ईंधन है उससे भी अमेरिका और इजराइल को हाथ धोना पड़ेगा। तो आप समझ लीजिए कि ये अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका लग रहा है। उधर रजब तैयब एर्दोगान के विरोधी जो उनके खिलाफ खड़े हुए हैं तुर्की में, रिपोर्ट आपके सामने मौजूद है। उन्होंने कहा है कि व्लादिमीर पुतिन यानी रशिया रजब तैयब एर्दोगान के करीबी हैं और यहाँ जो चुनाव होने वाला है उसमें रूस इन्वॉल्व है और उंगली कर रहा है, हस्तक्षेप कर रहा है, टांग अड़ा रहा है। इसके बाद रूस भड़क गया। रूस ने कहा हमारा कोई भी रोल तुर्की की राजनीतिक गलियारों में नहीं है, ये सरासर इल्ज़ाम है। इसके बाद खुद रजब तैयब एर्दोगान ने अपनी रैली में संबोधित करते हुए कहा कि रशिया हमारे चुनाव में इन्वॉल्व है, ये सरासर झूठ है। अगर ऐसा मैं कह दूं कि इनके समर्थन में जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका या कोई दूसरा देश है तो क्या आप मानेंगे? मैं इन तमाम लोगों से मिला हूं, ये सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम है। रूस अपने काम से काम रखने वाला देश है। Şimdi Bay Kemal Rusya'da sataşmaya başladı. Türkiye'deki seçimleri Rusya yönlendiriyormuş. Utan, utan. Utan. Şimdi ben de kalkıp dersem ki Türkiye'deki seçimleri Amerika yönlendiriyor. Almanya yönlendiriyor. Fransa yönlendiriyor. İngiltere yönlendiriyor. Ne diyeceksin? bunları sen benim kadar tanımazsın. दोस्तों शरीन अबू आपको याद होंगी अल जजीरा की वो पत्रकार जिसे पिछले साल इजराइल ने गोली मारकर कत्ल कर दिया था और साल भर तक अपनी झूठ और मक्कारी जैसी शक्ल के साथ मक्कारी पर डटा रहा और ये कहता रहा कि हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। लेकिन आज 1 साल होने के बाद शरीन अबू की बरसी के मौके पर इजराइल ने आखिरकार पहली बार माफ़ी मांगी है। उधर ग्रीस में भारतीय एयरफोर्स ने कई देशों के साथ मिलकर ड्रिल की है, जिसमें ग्रीस, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, सिंगापुर और नाटो शामिल हुए हैं। अब खबर पाकिस्तान से। जनरल सलमान गनी को पाकिस्तान आर्मी के अंदर से लात मारकर निकाल दिया गया, क्योंकि इमरान खान के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के ऊपर उन्होंने जुल्म और तशद्दुद नहीं किया था और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की थी। जिसके बाद पाकिस्तान में जो प्रदर्शन चल ही रहा था इमरान खान के समर्थन में, और पाकिस्तान आर्मी के घरों के अंदर घुस कर इमरान खान के समर्थक अपना गुस्सा दिखा रहे थे। ऐसे में वही जनरल सलमान हैं जिनको निकाला गया,
वो सिविल कपड़े में नज़र आ रहे हैं और दंगाई उनके घर के अंदर घुसते हैं। वो गिड़गिड़ा रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक सीनियर कमांडर, जिसको कुछ ही दिन पहले लात मारकर निकाला गया है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि आप मेरे घर से चले आइए, लूटपाट मत कीजिए, तोड़फोड़ मत कीजिए। लेकिन कल तक जो पाकिस्तान आर्मी में था, आज आर्मी से निकाले जाने के बाद उसका हाल क्या है। दोस्तों, आखिरकार इमरान खान को जमानत मिल गई है, रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान की कोर्ट ने साफ साफ कहा, हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि 17 मई तक किसी भी केस में गिरफ्तार ना करें। कोर्ट के बाहर कहा जा रहा है कि फायरिंग भी हुई है। जानकारी के लिए बता दूं कि पहली बात तो यह है कि इमरान खान को पहले भी गोली मारकर निशाना बनाया गया था, मारने की कोशिश की गई थी। और पाकिस्तान की ये जो नई आर्मी है, जो नए सेनापति बने हैं, ये और भी नंगे हैं। खुद इमरान खान ने भी कहा है कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ का ही इसमें सारा हाथ है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की उन्हीं के देश में ऐसी हालत पर आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान कैसा देश है। इमरान खान ने खुद रिहा होने के बाद सबसे पहली बात जो कही वो यही कही कि सिर्फ एक आदमी है पाकिस्तान आर्मी का चीफ जो ये सब कुछ खेल करवा रहा है। पाकिस्तान में कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है। And that happens. There's just one man. It seems ultimately, though, it's you versus the security agencies, and perhaps on your side is a bit of the judiciary as well. No. It's not the security agency. It's one man, the army chief. There's no democracy in that in the army. The army is getting maligned by what is happening right now, and sadly, the events that happened when I was inside, I only found out afterwards. Because army is getting maligned because of one man, and one man is scared. इमरान खान ने जो बात आगे बोली है वो भी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि पाकिस्तान की हालत क्या है। इमरान खान ने कहा कि बेल के बावजूद मुझे 3 घंटे तक परेशान किया गया, मुझे रिहा नहीं किया गया, और अब जब मैं बाहर हूं तो पाकिस्तान पूरी तरह से प्रदर्शन करने को तैयार है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का एक इमरजेंसी मैसेज सामने आया है। अब बंद कर दो, कोई भी ना है। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब 3 घंटे हो गए हैं। 3 घंटे से मुझे इन्होंने यहां रखा हुआ है अदालत के अंदर, जाने नहीं दे रहे। कभी कोई बहाना मारते हैं, कभी कोई बहाना मारते हैं। मैं आज सारी कौम को कह रहा हूं कि अदालत ने मुझे हर जगह बेल दे दी है, मेरे ऊपर अब कोई केस नहीं है, मैं आजाद हूं। उसके बावजूद इन्होंने मुझे यहां किडनैप किया हुआ है, जबरदस्ती रखा हुआ है। मैं सारी कौम को आज ये बताना चाहता हूं कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए कि एक जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही खत्म हो गई है, तो अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। नहीं तो हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। अब जब आइन की भी कोई परवाह ना हो, जब कानून की भी परवाह ना हो, जो ताकतवर हो जो मर्जी चाहे, कि अदालत ने फैसला कर दिया कि मैं आजाद हूं। 3 जजेस ने हाई कोर्ट के फैसला किया है, उसके बावजूद मुझे यहां रोका हुआ इन्होंने पिछले 3 घंटे से। मैं सारी कौम को अभी बता रहा हूं, आप पुरअमन तरीके से एहतजाज के लिए तैयार हो जाए। वहीं पाकिस्तान की आर्मी इतनी नंगाई पे उतरी हुई है कि पाकिस्तान में मौजूद जो विदेशी पत्रकार हैं उनको हाई कोर्ट के करीब तक जाने नहीं दे रही, बल्कि जो इमरान खान की लिए रैली निकल रही है उसको भी कवर करने में काफ़ी परेशान कर रही है विदेशी पत्रकारों को। तो ऐसे में एक गुस्साई विदेशी महिला पत्रकार का वीडियो सोशल मीडिया पर, खासकर ट्विटर पर ट्रेंड कर गया है। What law in Pakistan are you breaking by not letting the media in? It is our job to cover this case. Why aren't you letting us in? My name is Dia Hadid. I'm from International Media, National Public Radio. I'm the correspondent covering Pakistan and Afghanistan. The government of Pakistan gives me permission to operate and work in this country. Why are you not letting us in?
उधर अमेरिका ने कह दिया है कि पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको काफ़ी करीब से देख रहे हैं। दोस्तों, जब कोविड-19 आया था, कोरोना आया था, तो अमेरिका ने विदेशी लोगों को देश में एंट्री देने से बैन कर दिया था और वहाँ कानून है टाइटल 42। जी हाँ, टाइटल 42 समझ लीजिए एक धारा है जिसके तहत अब कोई भी विदेशी आ ही नहीं सकता अमेरिका। अब वो हटा दी गई है धारा, तो हर दिन लगभग 14 से 16 हज़ार विदेशियों के अमेरिका रोज़ घुसने की संभावना बढ़ गई है। और ये देखिए हालत बॉर्डर पर कैसी है अमेरिका में घुसने के लिए। Back to the regular U.S. immigration laws the way it was before COVID. तो दोस्तों, मैक्सिको के बॉर्डर पर तो आप ये भीड़ देख रहे हैं, 60,000 लोग खड़े हुए हैं कि बस अमेरिका में घुसने की जगह मिल जाए। उधर अमेरिका के एनएसए ने चाइना के एनएसए से वियना में मुलाकात करी है। अब अंदर अंदर बात क्या हो रही है वो तो वक्त ही बताएगा। उधर कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने चीन को समर्थन दे दिया और कह दिया है दुनिया में 2 चाइना नहीं हो सकते, ताइवान भी चीन ही है। सूडान के हालात अभी तक नहीं सुधरे हैं, लगभग 2 लाख सूडान के लोग अपना देश छोड़ चुके हैं। दोस्तों, ये थी दुनिया भर की सबसे बड़ी खबरें। इन तमाम रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।